हमें उस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे हुडेड फिगर्स दरवाजे के अंदर आ रहे थे। वो एक इंसान कहता है कि जल्दी अंदर घुसो और बाकी सारे इंसान उसे यस कैप्टन कहकर अंदर चले जाते हैं। और जब वो अंदर भागते हुए जा रहे होते वो आपस में बात करते हैं कि सॉल हैंगस्टन के एसेंस से बस और बस मैना को एक्सट्रैक्ट करना और कुछ नहीं। उसके बाद वो कहते कि जीत हमारी होगी। वो यस कहते हुए सीढ़ियों से सीधा नीचे चले जाते हैं। दरवाजा खोलकर देखते हैं और वो बड़ा सा मैना स्टोन के सामने होता है। अब वो खुशी मना रहे होते हैं कि हम सेफली यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनमें से वो एक को कहता है कि तुम ऊपर जाओ और पूरे पूरे रूम को साफ कर दो और जल्दी से रिपोर्ट करना। अगर वहां पर कुछ भी अनयूजुअल हो तो तभी के तभी रिपोर्ट करना, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। वो यस सर कहकर वहां से जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि फाइनली हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक सोल्जर दूसरे से पूछता है कि हमें यहाँ पर कम से कम 2 महीनों तक रहना पड़ेगा, क्यों मैंने ठीक कहा ना? और वो कैप्टन कहता है कि शायद हो सकता है 2 महीने से भी ज्यादा रहना पड़े। एटलीस्ट हमारे पास इनफ खाना है तो हमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अचानक से वहां पर किसी का पैर एक लकड़ी को टच होता है और हवा में बहुत सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं और ऊपर जो सोल्जर गए थे वो ऊपर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। अब वो कैप्टन हैरान था कि हो क्या रहा है और तभी जो दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है। वहां पर एक मैना वेव सर्ज होती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर दिखाई देता है कि ये गैस है। वो अपने कैप्टन को बुलाने की कोशिश करता है। उनका कैप्टन कहता है कि यहाँ से दूर हट जाओ, लेकिन वो गैस मैना के साथ एनवलप्ड थी और वो एक ट्रैप था जो कि डेन ने बिछाया था। अब उसके बाद उन सब की आंखें खुलती हैं या फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर उन सबको बांध कर उसी मैना स्टोन के पास रखा गया था और अर्नेस्ट उनके पास जाकर बैठा होता है और कहता है कि ये सब लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे। और उनके कपड़ों को चेक करता है, वहां पर उसे एक नोटबुक मिलती है। लाइला भी उसकी सारी चीजें चेक करती है और वहां पर उसे कुछ क्राउन्स और काफी सारी रैंडम चीजें मिलती हैं। अब लाइला और अर्नेस्ट यही कहते रहते हैं कि देखो बैक पॉकेट में भी कुछ है। और डेन दूर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। अब ये बात तो क्लियर है कि वो यहाँ पर सॉल हैंगस्टन के मैना स्टोन के लिए ही आए थे। उनका यहाँ पर आने के लिए और कोई पर्पस नहीं था। डेन 1 सेकंड के लिए सोचता है क्या ये इनसाइडर्स हो सकते हैं अकेडमी से, या फिर यहाँ पर सीन कुछ और ही है। उसके बाद डेन उन नोट्स को पढ़ता है जो कि उनकी जेब से मिला था और पसिला उन्हें बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब डेन उन्हें पढ़ता है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि एसेंस एक्सट्रैक्शन की स्टेज पर हमेशा 2 एक्सट्रैक्टर वहां पर होने चाहिए और जब एक बार प्रोग्रेस 60% तक पहुंच जाए तो एक और एक्सट्रैक्टर को वहां पर ऐड कर लेना। और अगर मैजिक सर्कल डैमेज हो जाता तो एक्सट्रैक्शन को वहीं पर रोक देना, पहले उसे रीइंफोर्स करना, फिर अलग से सेपरेटली अटैच करना मैजिक सर्कल को और फिर दोबारा से एक्सट्रैक्शन को शुरू करना। और डेन बहुत ही हैरानी में उसे पढ़ रहा होता है और पर्सिला उससे पूछती है कि क्या ये खतरनाक नहीं लग रहा है। और डेन कहते हैं कि हाँ लग तो रहा है। उसके बाद अर्नेस्ट सामने आता और कहता है कि बस यही नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है। ये देखो इनके पास पूरे कॉन्टिनेंट का एक मैप था। अब डेन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते क्योंकि इसका क्लियरली ये मतलब है कि ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये किसी और एम्पायर से यहाँ पर आए हैं या फिर ये किसी तरह के रेबेल ग्रुप हैं। डेन ये सोच ही रहा था कि यहाँ पर एक से ज्यादा सस्पिशियस चीजें हैं। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। जो उनका कैप्टन होता है उनके मुंह में कुछ चमक रहा होता है और डेन उसे देखकर पहचान जाता है। उसके मुंह में हाथ डालता है और उसे निकाल लेता है। ये एक पॉइजन पिल होती है जिससे वो अपने आप को खत्म कर सके अगर कोई उसे पकड़ लिया, कैप्चर कर ले। और डेन को ये बात कैसे पता थी? क्योंकि उसकी मॉम एक टॉप लेवल असैसिन थी और उन सबको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर में दी जाती है कि अगर कोई भी दुश्मन उन्हें कैप्चर कर ले तो कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें ना दे बल्कि इसे खा ले। अब डेन सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो कि उन्हें इतना ब्रेन वॉश कर सकता है कि उन्हें ये करना पड़ जाए। तो पर्सिला चिल्लाकर कहती है कि दोस्तों जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि एग्जैक्टली क्या करना है। अब डेन वो बुक लेता और वहां पर पढ़ता है कि न्यू वर्ल्ड के लिए कोड ऑफ कंडक्ट 1, सिक्योरिटी हमेशा स्ट्रिक्ट रहनी चाहिए। अगर तुम अपनी जिंदगी से ऊपर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना पड़े तो करना, सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट 2, हम हमेशा दुनिया को चेंज करने के लिए एक्ट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट 3, कभी भी ये कोशिश मत करना कि दूसरे मेंबर्स की आइडेंटिटी क्या है वो पता लगाने की कभी कोशिश मत करना। हम सब एक हैं लेकिन तब भी अलग अलग हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रूल लिखे हुए थे लेकिन पर्सिला उसके बाद कहती है कि ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। डेन कहता है कि ऐसा क्या है? वो पढ़ता है और वो बताती है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ के हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स हमारी एकेडमी में ही कहीं हैं। और
डीन उसे पढ़ता और सोचता है कि हाँ ये हमारी अकेडमी में से ही कहीं का है, लेकिन कहाँ का है, कहाँ का है। अर्नेस्ट भी सोचने लग जाती है कि लोकेशन कौन सी है। अब डीन को भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अर्नेस्ट से पूछता है क्या तुम्हें पता है। और अर्नेस्ट को याद आता है कि अरे हाँ ये तो सप्लाई ट्रांसपोर्ट पैसेज है जो कि बैक गेट के पास है। और अब अर्नेस्ट को समझ में आता है अच्छा तो ये वहां से आए थे। अब वो सब आपस में बात करते कि हाँ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि और कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है जहां से ये अंदर आ सके। लेकिन फिर उनका दिमाग चलता और वो सोचते हैं कि अगर वो बैक गेट से आए तो कोई ना कोई इंसान तो अंदर का भी वहां पर होना चाहिए जो उन्हें एंट्री करने में हेल्प कर सके या उनके लिए दरवाजा खोल सके। और ये बात डिस्कस करने के बाद उन सब के चेहरे से रंग उड़ जाता है कि एक सीक्रेट ग्रुप सॉल हैंगस्टन के एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी हमारी ही अकेडमी में। आखिरकार ये एसेंस है क्या, ये यहाँ पर क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, गद्दार कौन है, उन्हें कुछ नहीं पता। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पर उनकी जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो सब उन्होंने अपने एक्स्ट्रा स्पेस में डाल दिया था ताकि बाद में ढंग से देख सके। और वो अग्री करते हैं कि हम ये जाकर रिपोर्ट करें अकेडमी लीडर्स और गार्ड्स को। और डीन कहता है कि यार ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमें ऐसे ही वापस जाना पड़ रहा है। और वो तीनों हैरान हो जाते कि क्या मतलब है तुम्हारा। और डेन कहते हैं क्यों ना हम इस मैना स्टोन को भी अपने साथ ही ले चलें। अगर हम यहाँ पर इसे छोड़ के जाएंगे तो मुझे डर लग रहा है कहीं ये दोबारा से किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए। अब अननोन लोगों को इसे देने से अच्छा है कि हम मैना स्टोन को अपने साथ ले चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर सोल्जर्स कह रहे होते हैं कैप्टन उठिए, बहुत बुरी खबर है, जरा अपने पीछे देखिए। वो पीछे मुड़कर देखता और वहां पर मैना स्टोन नहीं था, वो मैना स्टोन कंप्लीटली एम्प्टी था। अब वो कैप्टन हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की नॉनसेंस है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बात बिल्कुल सच थी। और तब वो सोचते कि ये उन्हीं लोगों का काम होगा जिन्होंने यहाँ पर जाल बिछाए थे। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने सामने देखता है जहां से सोल्जर उसे इशारा करता है और ऑर्डर देता है कि अपनी जगह से हिलना भी मत। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम इस सेक्रेड एकेडमी में इन्वेड कैसे कर सकते हो, और हम तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। वो सारे के सारे गार्ड, सारे कैप्टन बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और कैप्टन कहता है कि सबको पकड़ कर रखना, एक भी यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं और उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। और उस टाइम पर उन सबके मन में ये चल रहा था कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन ने हमें अबैंडन तो नहीं कर दिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर सारे ये सारे सिक्योरिटी सोल्जर्स खड़े होते हैं और उनका कैप्टन कहता है कि मेरा दिमाग फटे जा रहा है। आखिरकार सेंचुरीज, डेकेड्स तक इतनी पीस रहने के बाद इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अब सडनली इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। और अब इसी साल उसके बाद वो पूछता है क्या इंटेरोगेटर्स ने कुछ पता लगाया, क्या इन्होंने कुछ बोला। और वो कहता है कि नहीं, हमें और हार्श मेथड्स यूज करने होंगे। अब वो जो भी वहां पर कैप्चर हुए थे उनके मुंह बन जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि हर एक मैजिक स्पेल का यूज करेंगे हमारा मुंह खुलवाने के लिए। और कैप्टन होता वो कहता है कि तो करो, इनको कुछ करो, इन्हें इंटेरोगेट करो, इनसे इनका मुंह खुलवाओ। बेसिक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन्हें इंटेरोगेशन चेंबर्स में ले जाओ। और अब उस कैप्टन का मुंह बन चुका था कि यार ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो चुका है कि अब यहाँ पर सिक्योरिटी डबल करनी पड़ी है। और तो और उसके बाद भी यहाँ पर 5 इंट्रूडर्स घुस गए थे। मुझे सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ हो सकता है मुझे मेरी पोस्ट से भी निकाल दिया जाए। लेकिन तभी वहां पर कोई भाग तो आता है और कहता है कैप्टन कि मैजिक अकेडमी से इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आ चुकी है। और वो कहता है इतनी जल्दी, वो अपना माथा पकड़ लेता है कि यार वो लेजी प्रोफेसर इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया है। अब मैजिक डिपार्टमेंट के हेड वहां पर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तो तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए थे। और वो कैप्टन बताता है कि हमें यहाँ पर कुछ आवाजें आ रही थी जो सुनकर हम अंदर आए थे, और हमने देखा कि मैना बैरियर पहले से ही जा चुका था और इंट्रूडर्स अंदर थे लेकिन वो बंधे हुए थे। ये सारी बातें वो सुनता और कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज है कि अगर ये सॉल हैंगस्टन के बैरियर को अनडन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो फिर ये पकड़े क्यों गए। और कैप्टन ये बस सवाल सुनकर कहता है कि वेल इस चीज को लेकर तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि बाय द वे हमें वहां पर ये मिला था, क्या आप इसे देखना चाहेंगे। अब प्रोफेसर उसे एक बुक को देखता है और उसे पढ़ने लग जाता है और उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे पता चलता है कि बुक में कितनी सीरियस चीजें लिखी हुई हैं। और वो कहते हैं कि इसे तो सील कर दिया गया था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही इस बारे में पता था। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी ने फोर्सफुली इसे ले लिया हो। और वो कैप्टन कहते हैं कि माफ कीजिएगा लेकिन क्या। और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बुक को मैं रख लेता हूं, मैं जाकर बाद में चेक करूंगा, हो सकता है इसमें और भी ज्यादा खतरनाक स्पेल हो। और अब कैप्टन अपनी जॉब बचाने के चक्कर में ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करता। वो कहता है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। उसके बाद वो बताता है कि जहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये सारे के सारे लोग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का, एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट हैं। और प्रोफेसर उनकी बात सुनते और कहते हैं कि अच्छा एक सीक्रेट सोसाइटी। और उसके बाद वो बताता है कि उन्हें बेसमेंट में अंडरग्राउंड चेंबर्स में एक बहुत बड़ा मैना स्टोन भी मिला था और उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी। और वो कहता है कि माना स्टोन, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अंडरग्राउंड
खाली नहीं होना चाहिए था। और वो कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि वहां पर इतना बड़ा मैना स्टोन क्या कर रहा है और आज तक हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं था। और प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे वहां पर लेकर चलो, मुझे वो देखना है। उसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर पूरी अकेडमी अपसाइड डाउन फ्लिप हो चुकी थी। हर कोई इंसान उसी के बारे में बात कर रहा था कि रिस्ट्रिक्टेड जोन में दोबारा से कोई ना कोई दिक्कत हुई है। वहां पर गार्ड्स केओस में बस घूम रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये बहुत ही ऑमिनस चीज है कि सारी चीजें अभी क्यों हो रही हैं। पर्सिला इस सारी चीज को नोटिस करते और कहते हैं कि यार सारी जगह यही बात चल रही है। और डेन कहता है कि पर्सिला क्या तुम्हें कुछ मिला? और वो कहती है कि हाँ। अब मैं बताती हूँ कि मैजिक डिपार्टमेंट के हेड खुद वहां पर गए थे और ये बात चल रही है कि मैजिक डिपार्टमेंट ने ही उन इंट्रूडर्स को पकड़ा था और तो और प्रोफेसर डेनोर्वो खुद वहां पर गए थे। और अर्नेस्ट कहता है कि अगर मैजिक डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डेनोर्वो वहां पर खुद गए थे तो मामला मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है। और लाइला कहती कि वेल हमने मैस भी तो बड़ा क्रिएट किया था। उसके बाद अर्नेस्ट बताता है कि अकेडमी के न्यूज़पेपर में ये पहले ही आ चुका है। और लाइला कहती है क्या सच में? अच्छा, तभी ये रूमर्स इतनी जल्दी फैल रहे थे। और न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था रिस्ट्रिक्टेड जोन को दोबारा से ब्रीच किया गया, अनआइडेंटिफाइड इंट्रूडर्स वहां पर घुसे और मैजिक डिपार्टमेंट ने उन्हें कैप्चर किया। गार्ड कैप्टन ने कहा कि ये सारी मेरी गलती है। अब डीन को थोड़ी थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई थी क्योंकि प्रोफेसर डेनोर्वो खुद वहां पर गए थे। मतलब अकेडमी इस मामले को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। ये सिर्फ एक प्रोफेसर की बात नहीं है, अब ये पूरी अकेडमी की बात हो गई है। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को थोड़ा शांत कराने के लिए वो कहता है कि अगर मैजिक डिपार्टमेंट वहां पर गया है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पर्सिला कहते हैं कि हाँ वो अपने सारे स्पेल यूज करेंगे उनका मुंह खुलवाने के लिए। और लायला कहती है कहीं उन्होंने हमें देखा तो नहीं होगा, कहीं वो हमें ढूंढ तो नहीं लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट कहता है कि अरे हमने वहां से सारे सबूत मिटा दिए थे, हम तक कुछ भी नहीं आएगा। और पर्सिला कहती है कि ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि अकेडमी को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे बिना वो इंट्रूडर्स कभी पकड़े भी नहीं जाते और वो जो वहां पर करने आए थे वो कर निकल जाते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता। और डेन सोचता है काफी ट्विस्टेड लॉजिक है लेकिन कोई बात नहीं। और उनसे वो कहता है यार तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ था कि हम वहां पर कब आए कब गए, वो बस ट्रैप्स में फंसे और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा। और उसके बाद डेन कहता है कि यार अभी के लिए लो प्रोफाइल रखते हैं और किसी के सामने कुछ भी डिस्कस मत करना। उसके बाद वो अर्नेस्ट से पूछता है कि तुम उनका सामान लेकर आए थे ना? और वो कहते हैं कि हाँ मैंने एनालाइज किया था और मेरे पास रिजल्ट आ गए हैं। और वो कहते हैं किसको पता, अगर हम उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं तो शायद हमें एक और ऐसा ही सॉल हैंगस्टन का एसेंस या फिर कोई खजाना मिल जाए। और उसके कुछ दिन बाद वहां पर और बड़ा इंसिडेंट होता है। अकेडमी में केओस फिर से फैल जाता है और इस बार पहले से ज्यादा होता है। इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन कॉर्प वहां पर आती है और ये आज तक कभी नहीं हुआ था। वहां पर सोल्जर्स परफेक्ट फॉर्मेशन में, परफेक्ट सिंक में वहां पर आ रहे थे। इंपीरियल फैमिली रेयरली कभी अकेडमी में विजिट करती थी और इतनी शान से, इतनी ठाट बाट से तो कभी नहीं आती थी, सारे सोल्जर्स, सारे बैनर, सारे कमांडर्स के साथ। और उसके बाद वहां पर एक जाइगेंटिक आदमी आता है जो कहता है कि अबसर्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल फोर्थ नाइट कमांडर डेल्फिनो था। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंट एमर हॉल में इंट्रूडर्स आए और वहां पर कोई एविडेंस नहीं है और तो और वहां पर ये कुछ अजीब आदमी बंधे हुए मिलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी सॉल हैंगस्टन की लैब में। प्रोफेसर डेनार्वो भी कहते हैं कि सच में एक बहुत ही बिजार चीज है, हमने हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया लेकिन हमें कोई भी सॉलिड लीड नहीं मिल रही है। उसका तो पूछता है कि बैरियर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और पीछे से एक और लड़की जवाब देती है कि हम अभी भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही मुसीबत की बात है, स्पेशली तब जब ये बैरियर और ये सारी चीजें सॉल हैंगस्टन के डिजाइन थे। और उसके बाद वो कहता है कि योर हाइनेस आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और यहाँ पर थर्ड प्रिंस एडवर्ड डांटे भी आया होता है और वो कहता है कि वेल मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है। और नाइट कमांडर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और प्रोफेसर पीछे मुड़कर देखता है कि प्रिंस खुद यहाँ पर आए हैं, लेकिन क्यों? प्रिंस बैरियर की तरफ ध्यान से देखता और कहते हैं कि क्या ये बैरियर मेल्ट हुआ था? बेयरली नोटिसेबल है लेकिन मुझे यही लग रहा है क्योंकि बैरियर में हल्का सा डिफरेंस है, जैसे उसे मेल्ट करके दोबारा लगाया गया हो। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मुझे यही लग रहा है। और उसके बाद वहां पर बात होती है जो भी यहाँ पर आया था वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था क्योंकि सॉल हैंगस्टन के बैरियर को सेंचुरीज तक लास्ट करने के लिए बनाया गया था और किसी ने उसे अनलॉक किया और दोबारा से लगाकर चला गया। ये सच में बहुत ही कमाल की बात थी। और जब प्रिंस ये बात सुनते हुए पीछे चल रहा था तभी उसके हाथ
हाथ में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। अब फोर्थ नाइट कमांडर वहां पर आता है और कहता है कि योर मैजेस्टी आप ठीक है, क्या आपको दर्द हो रहा है, हम वापस जा सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है, आपकी हेल्थ जरूरी है। लेकिन थर्ड प्रिंस कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से जाऊंगा, ये काम पहले आएगा। और प्रोफेसर सोचते हैं कि प्रिंस और नाइट कमांडर दोनों यहाँ पर आए हैं, मतलब वो इस चीज को बहुत ही सीरियस ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता है लेकिन बहुत ही सीरियस बात है। अब उसके बाद वो वहां से बाहर आते हैं और कमांडर कहता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, आप बाहर रुकिए, अगर आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती है तो मुझे इमीडिएटली बता दीजिएगा। अब प्रिंस कहता है कि ठीक है। इस टाइम पर फोर्थ नाइट कमांडर सोच रहा होता है कि यार ये कितना बेचारा है, इसे एक ब्रांड मिल गया है कि ये टैलेंटलेस प्रिंस है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है और अब उसका हाथ भी उसे दिक्कत देने लगा है। अगर हिज हाइनेस बस और बस एक अच्छी बॉडी के साथ पैदा हुए होते तो शायद उन्हें ये टाइटल कभी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ वो थर्ड प्रिंस भी बहुत ज्यादा एम्बैरस और वो भी यही सोच रहा था, यार कुछ ना कुछ मुझे होल्ड बैक करता ही रहता है, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास हेजिटेट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है, मुझे खुद ब खुद क्लूज ढूंढने होंगे, अपने आप बाहर जाना होगा, देखना होगा। हाँ मुझे पता है कि अभी अभी कमांडर ने मुझे यहीं पर रुकने के लिए कहा है, लेकिन सॉरी डेल्फिनो, मुझे एक करना ही होगा। अब वो दोनों कमांडर और टीचर दोनों आपस में बात कर रहे होते तो मतलब एक भी ट्रेस नहीं मिला और वो कहता है कि नहीं, वो पूछता है कि कब हुआ था ये सब कुछ। वो कहता है कि जब हम 5 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट चेंज कर रहे थे, सनराइज के आसपास ये सब कुछ हुआ था। कमांडर प्रोफेसर से पूछते हैं कि माना डिटेक्शन का क्या हुआ और वो कहते हैं कि माना डिटेक्शन ने भी कुछ नहीं किया था। और कमांडर कहते हैं कि ये सच में बहुत बड़ा मेस है। और तभी वहां पर एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है कि कैप्टन एक बुरी खबर है, हिज हाइनेस कहीं गायब हो गए। और वो उन पर गुस्सा होता है कि तुम पागल हो गए हो, कहाँ गए वो, अभी तो वो यहीं पर थे। और वो सोल्जर कहता है कि ये तब हुआ था जब सोल्जर्स का ध्यान थोड़ी देर के लिए यहाँ वहां हुआ था। वो कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें पता है कि वो थर्ड प्रिंस है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम सब मारे जाएंगे, सारे के सारे ऑपरेशंस को रोक दो, अभी के अभी सारी इन्वेस्टिगेशन रोको और हिज हाइनेस को ढूंढने पर ध्यान दो। सारे सोल्जर्स वहां पर उसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं और फोर्थ नाइट कमांडर सोचता है कि उसकी बॉडी पहले ही कमजोर है और उसे कुछ भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जंगल में यहाँ से वहां भाग रहा होता है और सोचता है कि मुझे खुद ही प्रोग्रेस करनी होगी, खुद ही इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि अगर मैं ये कर लेता हूँ कम से कम मेरे फादर मेरी तरफ देखेंगे और मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे और मेरे माथे से ये यूजलेस प्रिंस का टाइटल शायद हट जाए और मैं हमेशा के लिए वर्थलेस प्रिंस बनकर नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ इसी बोनिया फॉरेस्ट में हमें दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट, लायला और डेन तीनों प्रैक्टिस कर रहे होते, जहां पर लायला अर्नेस्ट को सिखा रही होती, उसे बताती कि तुम्हें अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा, दोबारा ट्राई करो। और डेन उनकी तरफ देखकर स्माइल करता और कहता है कि अब मुझे ये करने में मजा आने लगा है और शायद अर्नेस्ट को भी ट्रेनिंग करने में, हमारे साथ सीखने में और अपने आप को इंप्रूव करने में और तो और लायला से लेसन लेने में मजे आने लगे हैं। और इसी वजह से डेन अपने मैजिक पर ध्यान दे पाता है और वो अपने मैजिक को ट्राई करता है, जहां पर वो माना कंट्रोल करता है और उसके पास 4 मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और अब उसके हार्ट में 2 कंप्लीट मैना सर्कल्स बन चुके हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। और तो और अब डेन 4 चेन कोड भी यूज कर पाता था और वो सोचता है कि यार एंशिएंट मैजिक सच में कमाल का होता है। लेकिन तब भी जैसे ही वो 4 चेन मैजिक यूज करता है, वो अपने सामने देखता है जहां पर अर्नेस्ट और लायला की बॉडी में मैना फ्लो से क्लियरली दिखाई दे रहा था। वो किसी भी इंसान की बॉडी का मैना फ्लो देख सकता था और वो सोचता है कि यार 4 चेन मैजिक में ये हो रहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगा। और तभी डेन वहां पर एक और नया स्पेल यूज करता है, जहां पर एयर कंप्रेस हो जाती है और वो यहाँ वहां घूमती है। अब अर्नेस्ट और लायला दोनों ही इस चीज को देखकर हैरान रह जाती कि ये क्या है। और लायला डेन से पूछती है कि तुमने ये स्पेल कब सीखा और ये है क्या। और डेन बताता है कि इसका नाम है विंड ब्लास्ट, कंप्रेस्ड एयर प्रोजेक्टाइल। और अर्नेस्ट कहता है कि सच में कमाल का, मैंने आज से कभी भी पहले माना ब्लास्ट जैसी चीज नहीं देखी थी और इतना बड़ा तो कभी नहीं देखा था। और लायला कहते हैं ये शायद इसलिए हो सकती है क्योंकि ये 4 चेन कोड स्पेल है और इसकी पावर इंसेन होती है। और डेन कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं कि आखिरकार अगर मैं इसे हल्के से फ्लिक करता हूं तो इसमें कितनी पावर आती है। अब डेन हल्के से अपने हाथ को फ्लिक करता है और उस एयर बॉल को दूर थ्रो करता है, लेकिन जैसे वो जंगल की तरफ जाते हो वहां पर बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कोई इंसान गिर गया हो। तीनों कहते हैं कि हम में से तो वहां पर कोई नहीं था, मतलब वहां पर कोई और भी था। पेड़ टूटते हुए, पत्थर टूटते हुए बहुत जोर से आवाज आती है और जहां पर डेन ने अपना स्पेल फायर किया था वहां पर बहुत दूर तक बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। अब वो तीनों वहां पर भागते और लायला कहती कि डेन तुमने भी वो सुना ना, वहां पर डेफिनेटली कोई था। और डेन कहते हैं कि हाँ मैंने सुना, लेकिन मुझे लगा
लगा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, चलो वहां पर जाकर देखते कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। उससे कुछ मोमेंट्स पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर थर्ड प्रिंस जंगल में घूम रहा होता है और ये पता है कि अब क्या होने वाला है। वो जंगल में यहाँ घूम रहा होता है और सोचा है कि एकेडमी में इतना बड़ा जंगल है, कमाल की बात है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आते होंगे, एंजॉय करते होंगे, पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, दोस्त बनाते होंगे। सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। अगर मैं एक प्रिंस पैदा ना हुआ होता तो शायद मैं भी इस एकेडमी में आने के लिए ट्राई करता, और बस ये इमेजिन करके ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता ही कितनी अच्छी लाइफ होती मेरी। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, दोबारा सपनों में खो रहा हूँ, इस टाइम पर मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे इंट्रूडर्स को ढूंढना है। फिर वो देखता है कि यार ये कैसी आवाज आ रही है, यहाँ जंगल में कौन है। फिर वो सोचता है कि शायद कोई स्टूडेंट्स होंगे। वो जाकर देखता है वहां पर वो तीनों ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सोचता है कि यार ये तो सच में कमाल के हैं, ये बिल्कुल मेरी ही उम्र जितने लग रहे हैं। और उस टाइम पर लायला डेन को नाम से बुलाती है और कहती है कि मेरी स्वॉर्ड चेक करो, क्योंकि मुझे ये मोमेंट थोड़ी सी, ये ट्रांजिशन थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। और डेन कहता है कि तुम्हारी फुटिंग में प्रॉब्लम है, तुम जब इमोशन करती हो तो पैर को यहाँ पर रखो। अब लायला ट्राई करती है और कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। और थर्ड प्रिंस देख कर कहता है कि क्या इसने अभी अभी डेन कहा, मतलब डेन सोग्रेस, वो फ्रेशमैन जो कि हर तरफ वेव्स बना रहा है एकेडमी में, इंपीरियल फैमिली में। और कहते हैं कि ये वही है, डेन सोग्रेस का नाम रॉयल फैमिली भी जानती है, एक ऐसा स्टूडेंट जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट हुआ था, जो हर चीज में टैलेंटेड है। और दूसरी तरफ मैं हूं जो एक चीज भी ढंग से नहीं कर पाता है। और उसी टाइम पर डेन अपनी एयर बॉल मैजिक को ट्राई कर रहा था और वो देखकर सोचता है कि वो इंसान जिसे जीनियसेस अमंग जीनियसेस कहा जाता है, वो भी अपनी ट्रेनिंग को इतनी सीरियसली ले रहा है। अगर मैं एकेडमी में एंटर होता तो शायद मैं भी दोस्त बना पाता, मैं भी इस तरह की चीजें कर पाता, मैं भी हंस पाता, खेल पाता। लेकिन तभी वो एयर बॉल सीधा उसकी तरफ आती है और वो सोचता है कि कुछ तो आ रहा है, और इससे पहले वो डॉज कर पाता या देख पाता, वो सीधा उसके अंदर आकर लगती है। वो पेड़ से टकराता है, पत्थर से टकराता है और दूर उड़ता हुआ जाता है, और जबकि उसकी बॉडी सच में बहुत ज्यादा कमजोर है। अब वो तीनों ही उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या आप ठीक हैं। और डेन उसके पास ही खड़ा होता और कहते कि आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। अब वो बहुत ही दर्द से कराता हुआ उठता है और अर्नेस्ट सोचते हैं कि यार एक सेकंड, इनके कपड़े ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, क्या इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हैं। और लायला के होश उड़ जाते हैं और वो सोचते कि भाई हमने गड़बड़ कर दी है। लेकिन उसके बाद डेन कहते कि लायला नहीं, ये इंसान, ये यूनिफॉर्म इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की नहीं है। रेड हेयर ये एक सिंबल है रॉयल ब्लड लाइन का। और वहां पर अर्नेस्ट के पसीने छूटने शुरू होते, क्या हमने सच में किसी रॉयल फैमिली के मेंबर को मार दिया है। उन तीनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने को हो जाते हैं कि भाई हमसे क्या हो गया। और वो प्रिंस अचानक से गुस्सा होता है, क्यों तुमने हिम्मत कैसे की मुझे मारने की। और वो तीनों ही अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले डेन कहता है कि मेरा नाम है डेन सोग्रेस, एल्डेस्ट सन ऑफ काउंट सोग्रेस, योर हाइनेस से मिलकर अच्छा लगा और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे सच में लगा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन मुझसे एक बहुत ही अनफॉरगिवेबल ऑफेंस हो गया है। उसके बाद अर्नेस्ट डिलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, एल्डेस्ट सन ऑफ बैरन डिलन, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन। उसके बाद लायला अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो ड्यूक टेर्मियन की बेटी है, उससे माफी मांगता है। लेकिन उसके बाद वो बहुत ही स्मग तरीके से कि अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो कहता कि अरे कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा हर्ट नहीं हुआ था, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, खासकर तुमसे डेन सोग्रेस, मैंने तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके बाद वो डिलन फैमिली के बारे में कहता है कि वो कमाल के एक्सप्लोरर्स हैं और एक दिन तुम भी उनकी तरह कमाल के एक्सप्लोरर बनोगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम हाउस टर्मियन से हो तो तुम डेंटर कप की विनर होगी, मैंने वो फाइनल देखा था और तुम कमाल की थी। उसके बाद वो कहता है कि एनीवेज ग्रीटिंग्स बहुत हुई, आखिरकार मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। और अर्नेस्ट कहता है कि योर हाइनेस, पहली बात तो ये कि हम बहुत ज्यादा खुश है कि आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आए। और लायला कहती है कि हाँ, ये जगह तो अकेडमी में काफी रिमोट जगह पर है, यहाँ पर तो नॉर्मल स्टूडेंट भी नहीं आते हैं। और उनके मन में चल रहा होता है इसीलिए हम इसे प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे। और प्रिंस बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ ही आया था, लेकिन उसके बाद मैं खुद इंस्पेक्ट करने के लिए अपने आप ही निकल गया था। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, और कहता है कि हम उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे लेकिन हमें वहां पर कुछ नहीं मिल रहा था और ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। उसके बाद डेन पूछते कि आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। और वो कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ मिला भी था, मतलब कुछ ऑड था, लेकिन कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला था। और उसे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। डेन सोचने लग जाता है कि यार कि इसने सच में कुछ ढूंढ लिया था, ऑर्डिनरी लोग तो उसे सेंस नहीं कर पाएंगे, ये बात तो पक्का है। और अर्नेस्ट पूछता है कि वो स्ट्रेंज फिनोमेना
क्या आपने वो खुद डिस्कवर किया था योर हाइनेस? और वो कहता है कि वेल हाँ, तुम ये कह सकते हो। और इस टाइम पर अर्नेस्ट और लायला के मन में चल रहा था कि हम उसमें इन्वॉल्व थे, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। और डीन बहुत ही शार्पली उनकी तरफ देख रहा था और उसे याद आता है कि एल्डेस्ट प्रिंस और जो सेकंड प्रिंस है वो सच में टैलेंटेड है, लेकिन थर्ड प्रिंस काफी यंग है और वो हमारी ही उम्र का है। और कहा जाता है थर्ड प्रिंस काफी ऑर्डिनरी इंसान है जिसमें कोई आउटस्टैंडिंग ट्रेट्स नहीं है। और डीन सोचते हैं कि यार ये काफी अजीब बात है, हमने एंटी ट्रैकिंग पाउडर्स वहां पर स्प्रे किया था लेकिन तब भी ये ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया है। और तो इसने अनोमली को भी नोटिस कर लिया था। ये चीज मुझे तो ऑर्डिनरी नहीं लग रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल एबिलिटी छुपा रहा हो? और प्रिंस कहता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर बस घूम रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसके बाद गुम होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया था। वो तीनों कहते हैं तो आपको क्या वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन यूनिट प्रोबेबली आपको ढूंढ रही होगी और वो लोग भी इस जगह से अनफेमिलियर है तो वो उन्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही होगी। आपको वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि अकेडमिक ग्राउंड्स काफी ज्यादा बड़े हैं। और प्रिंस कहता है कि अरे उसे छोड़ो, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं तुम्हारी जिंदगियों के बारे में सुनना चाहूंगा, अकेडमी में तुम्हारी लाइफ कैसी है। और सब हैरान हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी है। और तब डेन के मन में आता है कि यार ये एक प्रिंस पैदा हुआ था, कोई खास टैलेंट है नहीं है, तो ये हमारी तरह एक टीनेजर ही, एक पैलेस में से लॉक करके रख दिया गया है, तो ऑब्वियसली सोचता होगा कि एक ऑर्डिनरी जिंदगी कैसी होती है। और वो पूछता है कि तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे थे? और वो कहते हैं कि हाँ, हम इस जगह पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता, इसीलिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। और डीन को अभी भी यही लग रहा था कि यार इस प्रिंस में से कुछ तो स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, ये अननेचुरली स्टिफ है, जैसे कि सफोकेट हो रहा हो। डीन उसके मैजिकल फ्लो को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या मैजिकल फ्लो इतना स्टिफ हो सकता है, और फिर सोचता है कि मुझे शायद और ध्यान से देखना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ उसकी यूनिट हर जगह उसे ढूंढ रही थी, यहाँ वहां घूम रहे थे। लोग सोच रहे थे कि यार इन्वेस्टिगेटिव यूनिट यहाँ आ रही है तो क्या उन्होंने कल्प्रेट को पकड़ लिया है? वो यहाँ वहां जा रहे थे, लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस माहौल चल रहा था। दरवाजा खोलता है, योर हाइनेस क्या आप यहाँ पर हो? वो यहाँ पर भी नहीं है। कमांडर बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि वो कहाँ पर है, उसकी हेल्थ कंडीशन पहले ही बेकार है, अगर और बेकार हो गई तो मेरे साथ क्या होगा, मैं अपनी पोजीशन लूज कर सकता हूँ, नहीं अपनी जिंदगी भी लूज कर सकता हूँ। तभी कोई पीछे से आता है, कैप्टन हमें एक विटनेस मिला है जिसने ये कहा है कि एक व्हाइट रोब में लाल बालों वाला इंसान अकेडमी के जंगलों की तरफ जा रहा था। वो जल्दी से भाग कर वहां पर जाते और कहते उस इंसान को मेरी तरफ लेकर आओ। उसके बाद हम दोबारा से जंगल में जाते हैं जहां पर वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहां पर प्रिंस अपने मन की बात कहता है कि अगर मैं रॉयल फैमिली में पैदा ना हुआ होता तो मैं भी तुम्हारी तरफ फ्रीली तुम्हारी उम्र में घूम रहा होता और मैं रॉयल ड्यूटी से बाउंड नहीं होता। और डीन कहते हैं कि और हाइनेस अगर ये रूड नहीं है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? और वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं डेन सॉग्रेस, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। और वो पूछता है कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है। और ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता चला। और लायला उसकी तरफ देख रही होती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? और वो अचानक से अपने हाथ को छुपा लेते और कहते कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। और डेन कहते कि क्या आप श्योर हैं? लेकिन मुझे तो यही लग रहा था। और लायला अचानक से बीच में टोक देती है कि डेन तुम क्या कह रहे हो? और प्रिंस के चेहरे से पसीने आने लग जाते। डेन भी वहां पर चुप हो जाता और थोड़ी देर के लिए वहां पर एक ऑकवर्ड मूवमेंट होता है। और डेन कहते कि अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और प्रिंस सोच रहा होता कि आखिरकार ये लड़का क्या है, क्या इसने सच में मेरे हाथ की असली हालात देख लिए थे? और लायला सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन करने के लिए कहती है कि डेन कुछ भी बोलता रहता है, कभी कभी ऐसी बकवास करता रहता है, लेकिन प्रिंस कहता है कि नहीं उसने बिल्कुल सही कहा था। और अर्नेस्ट और लायला एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते कि ये क्या बात हुई, हमें भी तो कोई बताओ। और प्रिंस बताता है कि मेरा हाथ बस ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, ये ऑलमोस्ट यूजलेस है। और वो डीन से पूछता है कि डेन सॉग्रेस तुमने कैसे नोटिस किया? और डीन कहता है कि प्रिसाइजली मैंने उसे देखा नहीं था, बस मुझे ये पता था कि वो इंजर्ड है क्योंकि वहां पर मैना फ्लो ब्लॉक्ड हो चुका है। और प्रिंस कहते हैं क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी की बॉडी के अंदर का मैना फ्लो देखना, वो भी अपनी आंखों से, क्या ये पॉसिबल होता है? और डीन कहते हैं कि मुझे एक आर्टिफैक्ट मिला था जो बाय चांस मेरी बॉडी में फ्यूज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे एक एबिलिटी मिली जिससे मैं बॉडी में मैना फ्लो देख सकता हूँ। अब डीन अपने मनी मन सोच रहा था कि मैंने ये नहीं बता सकता कि मैं एंशिएंट मैजिक की वजह से ये सब कुछ कर पाता हूँ। और प्रिंस उसे सुनकर कहते हैं कि तुम्हारी पावर सच में कमाल की है। और उससे पूछते हैं क्या तुम ये रिवील कर सकते हो कि इस चीज का कॉज क्या है, किस वजह से ये हुआ
हुआ था। और डेन कहते हैं कि नहीं, मैं रूट कॉज नहीं बता सकता, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि दिक्कत क्या है। और वो बताता है कि जो मैना आपके हाथ में जाना चाहिए वो आपके रिस्ट से ही वापस आ रहा है। एक ऐसा हाथ जहां पर मैना पहुंच नहीं पा रहा है, वो हाथ धीरे धीरे मर रहा है। और उसके बाद डीन आगे जाता और कहता है कि योर हाइनेस, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। और प्रिंस बताता है ये सब कुछ शुरू हुआ था जब मैं 1 साल का था। पहले कोई दिक्कत नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी पॉइंट पर कुछ तो होने लगा था। मैं 7 साल की उम्र तक एक चम्मच भी नहीं पकड़ पाता था। मुझे 7 साल लग गए थे सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच पकड़ने के लिए। जब मैं 10 साल का हुआ तब पहली बार मैंने पेन पकड़ा था। और उसके बावजूद भी मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जो एक प्रिंस को करना होता है। स्वॉर्ड्समैनशिप, हॉर्समैनशिप, मैं एक कुछ नहीं कर सकता था। और मैजिक यूज करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। और उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही जी है। एक ऐसा प्रिंस जो दुनिया के सामने नहीं जा सकता, कुछ शो ऑफ नहीं कर सकता, बल्कि वहां पर जाने में अशेम्ड है। और डेन सोचता है कि अच्छा, तो दिक्कतें बिल्कुल शुरू से ही थी। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से थर्ड प्रिंस इतना वेल नोन नहीं था जितने बाकी 2 प्रिंस हैं। और अर्नेस्ट और लायला अपने कान पकड़ लेते हैं कि योर हाइनेस, क्या हम ये स्टोरी सुन सकते हैं? आप ऐसा सीक्रेट हमें कैसे बता सकते हैं? और वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम सब ये सीक्रेट अपने पास ही रखोगे। और वैसे भी आज मैं यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बात सच है कि हर एक रॉयल फिजिशियन ने, मेज ने मुझे एग्जामिन किया है, वो भी काउंटलेस टाइम, लेकिन आज तक कोई भी इसका कॉज डिस्कवर नहीं कर पाया था। लेकिन आज डेन ने वो कर दिखाया है। उसके बाद प्रिंस डेन को कहता है कि जैसा कि तुमने देखा, मेरे हाथ से स्ट्रेंथ धीरे धीरे जा रही है। मुझे पता है कि जल्दी ही इसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने वाली है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम इसे हील कर सकते हो? और डेन बहुत ही उदास लगता है। और अर्नेस्ट और लायला सोचते कि यार डेन तो नहीं कर पाएगा। और डेन कहते हैं कि आई एम सॉरी योर हाइनेस, मैं ना तो कोई फिजिशियन हूँ ना ही कोई मेज हूँ। और प्रिंस बहुत ही सैड हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद डेन कहते हैं कि अगर योर हाइनेस सच में ये चाहते हैं तो मैं अपना बेस्ट करूंगा ये पूरा करने में। और प्रिंस खुश हो जाता है और कहते हैं कि क्या सच में? तो अभी कर दो। मैं जो, अगर तुम मेरा हाथ ठीक कर दे तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। और डेन कहता है कि क्या सच में? अगर आपकी यही विश है तो मैं आपके मैना फ्लो को ऑल्टर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं फेल होता हूं तो मैं मारा जाऊंगा। और ये सुनकर प्रिंस भी हैरान हो जाते ही क्या? और वो कहता है कि हाँ, अगर ये अटेम्प्ट बेकार जाता है तो डैमेज की वजह से मुझे सजाए मौत मिल सकती है, क्योंकि मैंने एक रॉयल फैमिली के मेंबर को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मुझे बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, तो इसीलिए अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं तो आप मुझे क्या दोगे? और प्रिंस उसकी तरफ देखता है और अर्नेस्ट और लायला दोनों ही बस शॉक्ड रह जाते कि डीन ने इतनी हिम्मत की है कि वो एक प्रिंस के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। और प्रिंस उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक डील करने की कोशिश कर रहे हो? और डीन कहते हैं कि हाँ, मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड सामने हो तो मैं सोच सकता हूँ। और प्रिंस सोचता है कि यार ये मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था। मैंने आज तक जो भी इंसान देखे वो सब रॉयल फैमिली के सामने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कुछ मांगते हैं, डील कभी नहीं करते हैं। और वो कहता है कि डेन सोगरस, तुम बिल्कुल अलग हो। वो स्माइल करता और कहता है कि तुम जो चाहे वो चूज कर सकते हो। अगर तुम मेरा हाथ ठीक कर देते हो तो तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। क्यों, अब ठीक है? और डेन कहता है कि अगर यही बात है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। प्रिंस कहता है कि वैसे ही मेरा हाथ फंक्शन लूज करने ही वाला है, तो अगर एक अटेम्प्ट बेकार हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और जो मेरे हाथ के साथ 1 साल में होने वाला था वो 1 महीने में हो जाएगा। तो क्या ही फर्क पड़ता है? तो दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। और तो और अगर तुम फेल भी होते हो तो तुम पर कोई भी ब्लेम नहीं आएगा। अब वो तीनों इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं, लेकिन डेन उसके बाद कहता है कि आप वहां पर बैठ जाइए, उसके बाद हम ये करते हैं। और डेन मनी में सोचता है कि यार ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट। अगर ये कामयाब हो जाता है तो मेरे लिए ह्यूज सक्सेस होगी, लेकिन अगर फेल हो जाता हूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब डेन उसे बैठने के लिए कहता है और डेन सोचता है कि मैंने बचपन से मैना को मैनिपुलेट करने की प्रैक्टिस की है और तो अब मेरे पास एंशिएंट मैना भी है, तो अब मुझे कामयाब हो ही जाना चाहिए। उसका हाथ पकड़ता है और अपनी आंखें बंद करता है और उसके मैना को ऑल्टर करना शुरू करता है। लेकिन इसी टाइम पर कहीं दूसरी तरफ सारे के सारे रॉयल गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास इनफ मेंबर्स नहीं है, आगे कई रास्ते हैं। लेकिन तभी फोर्थ नाइट कमांडर को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि अपनी प्रेजेंस को छुपाओ, और अपनी तलवार निकालकर सीधा उनकी तरफ जाते हैं। और वो जैसे ही डेन और बाकी सबको देखता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, और अपनी तलवार निकालकर सीधा उनके पास जाते हैं। ना कुछ सुनते हैं ना कुछ बोलते हैं। अब कहीं डेन का प्रोसेस बीच में इंटरप्ट ना हो जाए, जहां पर वो ठीक करने वाला था कहीं वो और खराब ना कर दे, और तलवार तो उसकी गर्दन पर आ ही रही है।